नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज आप लोगों को भारतीय मैप का अध्ययन कराने जा रहा हूं और ये भूगोल का जो टॉपिक है इसके तहत हम आज भारत के कंप्लीट सभी टॉपिक्स को, ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके मैप के थ्रू देखेंगे, जिसमें हम भारत का प्रतीक, भारत का परिचय, भारत के स्थलाकृतियाँ, भारत के नदी द्वीप कौन कहाँ पे स्थित है, भारत के पहाड़ पर्वत पठार, इन सारे टॉपिक्स का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि एक कंप्लीट भारत मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका और देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। भारत एक परिचय, एक टॉपिक से है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा और पहले इसमें देखते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे और इसका अध्ययन करते हुए चलेंगे, जिसमें हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले भारत को समझते हैं। भारत है क्या? भारत एक देश है जो कि एशिया महादेश में पड़ता है और भारत की अवस्थिति, अगर चौहद्दी की बात करें तो भारत का जो चौहद्दी है वो आपका, भारत का जो उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम में आपका, उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है ये वाला रीजन। उत्तर पश्चिम जो है ना आपका पाकिस्तान पड़ता है और अफ़गानिस्तान। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पे POK पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पड़ता है। उत्तर में जो है ना, ये कंप्लीट जो उत्तर का सिनेरियो है, यहाँ पे आपका पड़ जाता है चीन। ठीक है, तो ये चीन पड़ता है और उत्तर का, उत्तर पूर्व में नेपाल और भूटान पड़ते हैं और सबसे पूर्व में आपका म्यांमार पड़ता है, बांग्लादेश भी पड़ता है और दक्षिण में आपका श्रीलंका पड़ता है। सबसे जो दक्षिणी सिरा होता है वो आपका ये श्रीलंका है और हम लोग श्रीलंका को भी देख रहे हैं। इस तरह से आज हम इसकी चौहद्दी को लेते हुए कंप्लीट देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो भारत की जो अवस्थिति है ना, भारत की अवस्थिति, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिम जो ये वाला रीजन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उत्तर पश्चिम में, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में आपका म्यांमार और श्रीलंका जो है दक्षिण में स्थित है, और जो एकदम पश्चिमी ये है अरब सागर। यहाँ पे ये वाला रीजन को अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर रीजन में है। और यहाँ की जो जलवायु होती है ना, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, जिसमें वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण होती है और इसमें अन्य प्रमुख ऋतुएं भी होती है, जिसमें कि आपका ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, बसंत आता है एवं पतझड़, ये भी शामिल किए जाते हैं। मानचित्र के अनुसार अगर अध्ययन किया जाए तो हमें पता चलता है कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत का उत्तरी भाग, ये वाला भाग जो है ये पूरी तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण यह भाग पर्वतीय एवं ठंडा प्रदेश है और पश्चिमी भाग जो है ये मरुस्थल है। यहाँ जो भाग है ये मरुस्थल स्थित है। चलिए, दक्षिण में दक्कन का पठार क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भाग में वन आच्छादित है और यहाँ वर्षा बहुतायत होती है। पूर्वोत्तर भाग जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे वन आच्छादन बहुत ज़्यादा और यहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्षा भी होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला मासिनराम, विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वो यहाँ मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में पड़ता है। मध्य भारत में जो गंगा का मैदान है उसे हम लोग देखेंगे। गंगा नदी के मध्य भाग का, गंगा का ये मैदानी जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप ये वाला रीजन मैदानी वाला एरिया है, ये पूरा यहाँ से ये मैदानी एरिया है। ठीक है, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। चलिए, अब थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक चीज़ को जानते हैं। केवल आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, आगे मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ आज काफ़ी अच्छे से देखेंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेट होके आपको बस सुनना है और ये सुन के याद करना है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें और पैसेंस के साथ सुने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जम्बूद्वीप। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय होता है क्या? जामुनों
वृक्षों का देश यानी जामुन वाला वृक्ष जो है उसका देश है। इसलिए भारत को जो है ना पौराणिक कथा में जैन परंपरा के अनुसार, हिंदू और बौद्ध ग्रंथों के भी अनुसार भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है। पूरे भारत को जम्बू द्वीप, और रीजन क्या है? जामुन वृक्षों के द्वीप कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके, हम सर्वप्रथम आते हैं इसका जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, इससे हम लोग नेशनल एम्ब्लेम कहते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ली गई एक अनुकृति है। ठीक है, और मूल आकृति में ये जो अशोक स्तंभ से जो आकृति ली गई है इसमें शेर का मुंह बना हुआ है, शेर का चेहरा बना हुआ है। ये मूल आकृति में 4 सिंह दिखाए गए हैं, 4 सिंह दिखाए गए हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, जिनमें से केवल 3 दिखाई पड़ते हैं सिंह साहस एवं निर्भीकता का प्रतीक है। जिनमें से 3 ही केवल दिखाई देते हैं, क्योंकि जस्ट जब उल्टा है, अपोजिट है, तो एक का जो चेहरा है वो दूसरे से ढक जाता है, इसलिए हमें 3 ही दिखाई देते हैं। और सिंह जो है वो साहस और निर्भीकता का प्रतीक होता है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र लगा रहता है, यानी कि धर्म चक्र जो है आप 24 घंटे का ये है, 24 तिल्लियों वाला एक चक्र होता है जिसे हम धर्म चक्र कहते हैं। और उसके नीचे ये जो सारनाथ से अशोक स्तंभ लेगा, इसमें नीचे वाले में सत्यमेव जयते लिया गया है। और जब हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो इसे कब अपनाया गया? तो इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया। किसे? तो सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ को। चलिए आते हैं दूसरा नंबर एक, अब इसे हम बाईं तरफ देखें तो ये है राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। ये राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों की पट्टियों में मिलकर बना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है ना वो 3:2 होता है। और इस ध्वज में सबसे ऊपरी रंग केसरिया रंग का होता है। उसके बाद यानी कि बीच वाले, उसके बाद बोलो या बीच वाले में जो है ना सफ़ेद पट्टी होती है, और सबसे जो नीचे वाला रंग होता है ना उसे वो हरा रंग का होता है। ये सफ़ेद पट्टी में एक गोल चक्र में 24 तिल्लियाँ जो नीले रूप में होती है, नीले कलर की होती है, 24 तिल्लियों वाला एक चक्र होता है जो कि धर्म चक्र सुशोभित होता है, इसे धर्म चक्र कहते हैं। और सबसे निचली पट्टी तो हरा होता ही है, हम जान ही रहे हैं। और वर्तमान में अब इसका जो वर्तमान जो इसका स्वरूप दिया है ना, वर्तमान राष्ट्र ध्वज का जो परिकल्पना है ना वो पिंगाली वेंकैया ने दी थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस भारतीय मतलब राष्ट्रीय जो ध्वज है ना ध्वज के रूप में इसे अपनाया था। तो किसने दिया था? पिंगाली वेंकैया ने दिया था वर्तमान स्वरूप जो है ध्वज का। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था क्या? राष्ट्रीय ध्वज को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो यहाँ आप देखिए राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन लिखा गया है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक की जय है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी, यानी हमें इसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, टैगोर के द्वारा दी गई थी। और ये जो है ना जन गण मन अधिनायक की जय है, उनके जो एक उपन्यास था गीतांजलि, उससे लिया गया है। और इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया। यानी कि जन गण मन जो है उसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकार किया गया, यानी कि स्वीकार किया गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के एक उपन्यास गीतांजलि से लिया गया था। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो हमने देख लिया अशोक स्तंभ के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और राष्ट्रीय गान के बारे में। आगे आते हैं और देखते हैं क्या? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये जो वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है।
जिसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी जो रचना की थी वो उनके उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि ये भी जिस प्रकार से राष्ट्रगान आपका 24 जनवरी 1950 को लिया गया था, उसी तरह से राष्ट्रगीत भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो कि किनकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। अब आगे देखते हैं क्या राष्ट्रीय पशु। यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय मोर है। यहाँ आप देखिए राष्ट्रीय जो पशु है उसके बारे में चर्चा किया गया है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ जिसे पैंथेरा टिग्रिसिस वैज्ञानिक नाम दिया गया है, प्रजाति का पशु है, जिसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। तो बाघ को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। बाघ की, अब देखिए इसमें डिफिनेशन देखिए, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहा हूँ। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो भारत के बाघ की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 8। और 8 में से जो भारतीय बाघ है उसे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। और एक बात इससे इंपॉर्टेंट रखते हुए ये बता दूं कि बाघों की घटती हुई संख्या को देखते ही 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी और उसे भारत का राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दिया गया। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय फूल के बारे में, यानी राष्ट्रीय पुष्प के बारे में, जो कि आपका है कमल। कमल का जो वैज्ञानिक नाम है नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। और हमारे सनातन धर्म में सरस्वती माता का जो वीणा है और वीणा वादन संगीत की देवी सरस्वती इस पुष्प पर विराजमान करती है। जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसे अत्यंत ही पवित्र पुष्प माना जाता था। इसीलिए अपने अतीत को याद रखते हुए भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसे कमल को माना गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। अब आइए आगे चलते हैं और राष्ट्रीय पक्षी को देखते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका मोर है। ये राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है और जिसे पाओ क्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम है। यह अपने अनुपम नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मोर को अंग्रेजी में ब्लू पीकॉक भी कहा जाता है। और ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए या सनातन धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो मोर जो है भगवान कार्तिकेय का वाहन है। इसे हम राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। अब राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में जानते हैं, जो कि आपका डॉल्फिन है। ये आपका डॉल्फिन जो है वो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है, डॉल्फिन। और इसे कब अपनाया गया है? तो इसे वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने में सहायक होता है, इसलिए इसका जो है ना संरक्षण करना चाहिए और होना भी चाहिए और होता भी है। तो इसे शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ये गंगा के नदी को शुद्ध करता है। गंगा डॉल्फिन, इसे गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। आगे आते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हम लोग देखते हैं क्या, तो शायद ये पिक्चर में आपको नहीं मिले, फिर भी मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्मारक जो है आपका इंडिया गेट है। यह देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सैनिकों को याद में निर्मित किया गया था। और यह स्मारक के शिल्पकार एडविन लुटियंट थे। यानी कि जो राष्ट्रीय स्मारक है, जो कि इंडिया गेट है, जिसके शिल्पकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस थे। और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की यादों
में इसे बनाया गया था। और आप जाइएगा इंडिया गेट तो वहाँ देखिएगा कि बहुत सारे यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने सैनिक मरे थे सबों का नाम उसमें अंकित है। राष्ट्रीय वृक्ष में हम बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है, जो कि आपका वैज्ञानिक नाम जिसका फाइकस बेंगालेसियस है। और यह वृक्ष काफ़ी विशालकाय होता है, यह रात में ऑक्सीजन देता है, तो इसे राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। राष्ट्रीय फल के रूप में आम को स्वीकार किया गया है और आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैनिगीफेरा इंडिका है। मैनिगीफेरा इंडिका जो है राष्ट्रीय फल जिसे आम कहते हैं को माना गया है। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत होता है और अंतिम जो महीना होता है वो फाल्गुन होता है। 22 मार्च 1957 से सरकारी प्रायोजनार्थ एक कृत राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, जो कि शक संवत पर 78 ईस्वी पर आधारित है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए भारत के जो राज्य हैं, इससे पहले मैं एक दो और टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल्स कर दूं, यहाँ पे नहीं दी तो क्या राष्ट्रीय मुद्रा, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया होता है। और वर्तमान में जो अभी राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक है, जो आपको इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है, ये आपका डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया है। डी उदय कुमार के द्वारा ये सिंबल बनाया गया है, जो कि अभी वर्तमान में भारत को रुपये के सिंबल के रूप में प्रतीक किया जाता है। आपका राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है आपका हाथी है, और हाथी का संरक्षण जो है हाथी संरक्षण परियोजना 1992 से लागू किया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं भारतीय राज्य एक दृष्टि में। भारतीय राज्य एक दृष्टि में मैं आपको यहाँ पे राज्य के साथ साथ उसका राजधानी, उसके संस्थापक, ये तो आप खुद भी देख के पढ़ लोगे। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको आगे जाकर, और इसका लिंक भी दे दूंगा। लेकिन अभी रिसेंटली मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आएंगे, और उसको मैं इसको भी डिटेल्स में देखूंगा। ये आपका विविध सेक्शन में आ जाएगा। और अभी हम चलते हैं भारत की भौगोलिक विविधता का अध्ययन करने के लिए। भारत की भौगोलिक विविधता का अध्ययन करने के लिए भारत जो है वो आपका उत्तर में हिमालय पर्वत, नीचे हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, और पूर्व में पहाड़ी प्रदेश जो है म्यांमार देश है। तो इसमें अब देखते हैं भारत में कौन चीज़ कहाँ पे अवस्थित है। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या, तो सबसे ऊंचा बिंदु, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो गाडविन आइंस्टीन जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। या ये भी बोला जाए कि भारत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, तो गाडविन आइंस्टीन है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है सियाचिन में, और उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरा देखिए सबसे लंबी गुफा, तो भारत में जो सबसे लंबी गुफा है वो अमरनाथ गुफा है, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और 50 मीटर चौड़ा व 25 मीटर ऊंचा, कुल इसकी ऊंचाई है 3800 मीटर, यानी कि 3800 मीटर ऊंचाई पे ये अवस्थित सबसे लंबी गुफा है। सबसे ऊंचा बांध, तो भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा है, सतलज नदी पर पंजाब में अवस्थित है। भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा पे स्थित है। सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, 682 किलोमीटर लंबाई है इसकी, जो कि राजस्थान में अवस्थित है।
सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, सबसे लंबी गुफा अमरनाथ गुफा, सबसे ऊंची बिंदु या सबसे ऊंचा शिखर आपका गाडविन ऑस्टिन K2। सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील है, जो कि आपको J&K जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आपका गोरखपुर में अवस्थित है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। यहाँ जनसंख्या की बात की जा रही है, जनसंख्या घनत्व की नहीं। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार पड़ जाएगा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे गर्म जगह जो है वो आपका बीकानेर में ब्रियावाली है, 56 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है हुआ था। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में अवस्थित है। सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी बोल जाएगी तो गंगा है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, भारत में बहती है। और भी नदी हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, इससे लंबी है लेकिन वो भारत में उसका अपवाह क्षेत्र जो है वो कम है, और सिंधु नदी की भी भारत में अपवाह क्षेत्र कम है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो गुजरात का कच्छ का जो रण जिला है वो सबसे बड़ा जिला अवस्थित है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो आपका है वो गुजरात है। वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, लेकिन कंप्लीट भारत, संपूर्ण भारत का जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंजिकल जलप्रपात जो कि वाराही नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात जो कि वाराही नदी पे स्थित है और ये कर्नाटक में अवस्थित है। सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल में है वो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एक जिला है, माह है, जो कि आपकी उसकी अवस्थिति केरल में पड़ती है, लेकिन वो जिला पुदुचेरी का है। सबसे लंबा बीच जो है मेरीना बीच जो है वो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी में है, जो कि आपका 13 किलोमीटर लंबा है। और यह भारत का सबसे लंबा बीच के साथ साथ विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच भी है। तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच कौन है? आपका मरीना बीच, जो कि चेन्नई में स्थित है। सबसे लंबा प्रायद्वीपीय है जो दक्कन का पठार है। सबसे लंबा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है, 24.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे ऊंचा बांध की जब बात आती है तो भाखड़ा बांध है जो 226 मीटर है। सबसे बड़े खारे पानी की जो झील होती है वो आपका चिलिका झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो चिलिका झील है। सबसे बड़ा डेल्टाई जो क्षेत्र पड़ता है या मैग्रो पड़ता है वो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपका बैरन द्वीप पे स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप पे स्थित है। और सबसे लंबी समुद्री द्वीप जो है वो आपका अंडमान, मध्य अंडमान जो है अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि आपका दक्षिण निकोबार द्वीप पे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य सीमा रेखा कहलाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा होती है उसे शून्य यानी कि जीरो लाइन कहते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को। और यही त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम है वो मेघालय में स्थित है, और यहाँ का वार्षिक वर्षा जो है वो 11,873 मिलीमीटर या 1187 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली नदी द्वीप जो है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम के में है
अवस्थित है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम हो ही गया। और इस तरह से और सबसे जो ठंडा प्रदेश है वो आपका द्रास पड़ता है, जो कि अभी वर्तमान में नवनिर्मित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र है। तो चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको धैर्य बना के रखना है, आप इसको पार्ट पार्ट करके भी देख सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार से आज मैं इसे कंप्लीट कराना चाहता हूँ। देखता हूँ मैं कहाँ तक जा पाता हूँ, ताकि आप लोग को भी बोरिंग ना लगे। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आते हैं, चलिए अब देखते हैं भारत की राज्य और उसकी राजधानियाँ। तो वैसे इस मैप में आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो नवनिर्मित 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो बनाया गया है, उसका परफेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। यूं ही एक लाइनिंग जो की गई है मेरे द्वारा, लेकिन शायद ये मान्य नहीं होगा। जब न्यू मैप से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जगह पे हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे, जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है, और लद्दाख जिसकी राजधानी आपका कारगिल है। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर के नीचे अवस्थित है और इसकी राजधानी शिमला है। चंडीगढ़ की जो राजधानी है, चंडीगढ़ एक स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी जो है आपका देहरादून है, और दिल्ली जो है एनसीआर कहलाता है, जो कि आपका भारत की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम का राजधानी जो है वो आइजल है। मिजोरम का राजधानी आइजल, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला और मेघालय का राजधानी शिलोंग, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल है, और चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, दमन और दीव की राजधानी दमन। अब जो है यहाँ पे आपको दमन व दीव और दादर व नगर हवेली की राजधानी जो है वो दमन है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी जो केंद्र शासित प्रदेश है कावारत्ती है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के बारे में। भारत के चट्टान का अध्ययन करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ एक टॉपिक्स के तहत बता दूं कि सबसे भारत में कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 स्थलीय सीमा से लगते हैं, जबकि श्रीलंका और मालदीव जो है वो आपका जलीय सीमा से लगता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक लंबाई या सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश किससे टच करता है, तो वो बांग्लादेश से करता है, जिसकी जो लंबाई होती है 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद चीन की जो सीमा रेखा है वो आपका 3488 है। 3488 जो है वो किलोमीटर चीन के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है वो 3323 किलोमीटर सीमा रेखा जो है आपका पंजाब के साथ लगता है। नेपाल के साथ जो सीमा रेखा लगती है वो आपका 1751 यानी कि 1751
किलोमीटर लंबाई सीमा जो है वो आपका नेपाल के साथ लगता है। उसके बाद जो ये म्यांमार है, यहाँ की जो सीमा रेखा है वो आपका 1643 किलोमीटर लगती है सीमा। भूटान की जो सीमा है वो आपका 699 किलोमीटर की सीमा रेखा लंबाई में लगती है। और अफगानिस्तान जो है उसका जो सीमा है वो आपका मात्र 106 किलोमीटर जो लद्दाख से लगती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में देखा जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। आप देखिए भारत का जो भूगर्भिक संरचना है इसके तहत हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम चट्टान और गोंडवाना क्रम की चट्टान को पढ़ेंगे। इसके बाद दक्कन ट्रेप भी है, टर्सरी चट्टान भी है। तो हम आज देखते हैं क्या, आर्कियन क्रम की चट्टान। ये आर्कियन क्रम की चट्टान, ये जो मैप है ये आपका आर्कियन क्रम की चट्टान को ही डिनोट किया गया है। आर्कियन क्रम की चट्टान ही इसमें आपको दिखाई गई है। आप चाहे वो ये तमिलनाडु का एरिया देख लीजिए, चाहे ये आप तेलंगाना का एरिया देख लीजिए या झारखंड और छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया देख लीजिए। आप यहाँ पे गुजरात और राजस्थान का भी कुछ एरिया पड़ता है आर्कियन क्रम के चट्टान में। आपका मेघालय का भी कुछ जो क्षेत्र है वो आर्कियन क्रम के चट्टान है। और जो सिक्किम है उसका भी कुछ क्षेत्र जो आर्कियन क्रम के चट्टान है। तो सर ये चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा आप सुने और समझे इसको। आर्कियन क्रम की चट्टान भारत में पाए जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है जो प्रायद्वीप के 2/3 भाग यानी कि 2/3 भाग को घेरता है। कौन सा चट्टान? तो आर्कियन क्रम की चट्टान। यह आग्नेय सेलों द्वारा निर्मित होता है और इसका जो विस्तार है मैंने आपको बताया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार के, अब बिहार के तो थोड़े बहुत भाग में, लेकिन झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है क्षेत्रों में। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, ये दक्षिण पूर्वी वाला भाग है आपका, ये वाला जो एरिया है दक्षिण पूर्वी भाग राजस्थान के। आर्कियन क्रम के चट्टानों की विशेषता क्या है? तो ये रवेदार होते हैं और इसमें जीवाश्मों का सर्वथा, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान जहाँ भी मिलती होगी जिस भी जगह पे, वहाँ पे जीवाश्मों का अभाव होता है क्योंकि आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव इन चट्टानों पे पड़ता है। भूगर्भ में जो आंतरिक शक्तियाँ होती है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आर्कियन क्रम की चट्टान पे, इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये चट्टानें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे आपका उदाहरण है नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टर्ज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फिलाइट। ये सारे जो उदाहरण हैं आपके आर्कियन क्रम के चट्टान के ही उदाहरण हैं। नीस, ग्रेनाइट, सिल्ट, मार्बल, क्वार्टर्ज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फिलाइट। तो इस तरह से आज हम आपको, और इसका जो जब आप PDF पाओगे तो काफ़ी अच्छे से इसका समझ पाओगे। इससे पहले आप 1-2 बार इसे जरूर देख लेना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये धारवाड़ क्रम की चट्टान भी आप देखो तो यूं ही मैप में आप समझने की कोशिश करो। ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये आपका कंप्लीट, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटका का एरिया है। ये जो एरिया है आपका थोड़ा बहुत उड़ीसा का एरिया आता है और आपका हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश का एरिया भी कुछ आता है। ये आपका मेघालय और असम के पास भी कुछ है। अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत धारवाड़ चट्टान है। आपका जम्मू कश्मीर के एरिया में भी थोड़ा बहुत धारवाड़ चट्टान है और हिमाचल में भी, और भी अन्य जगह पे ये अंडमान निकोबार द्वीप में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विश्लेषण मिलता है। तो चलिए धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बारे में जानते हैं। धारवाड़ क्रम के चट्टानों की उत्पत्ति जो है कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुई है। तो मैंने अब पहले ही बताया कि ये जो कर्नाटक रीजन है, कर्नाटका वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपका 2 जिला है, एक धारवाड़ और दूसरा जो जिला है वो आपका शिमोगा जिला है। शिमोगा जिला है।
इन जिलों में जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो ये प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टानें मुख्य रूप से दक्षिणी दक्कन प्रदेश के उत्तरी कर्नाटक से लेके कावेरी तट तक, ये उत्तरी कर्नाटक से लेके कावेरी तट तक जो है, कावेरी तट तक इधर पड़ जाएगा आपका, कावेरी तट तक जो है विस्तृत अवस्था में मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान मध्यवर्ती और पूर्वी दक्कन प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। तो धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है, जो कि आपका मध्यवर्ती एरिया, ये वाला एरिया, और पूर्वी एरिया में इसे विभिन्न नामों से भी विभिन्न श्रेणियों के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि बालाघाट, भटिंडा में चिपली, बालाघाट और भटिंडा जो जगह है वहाँ पे इसे चिपली श्रेणी, नागपुर और जबलपुर में सागर श्रेणी, और हजारीबाग रीवा में गोंटाइट श्रेणी, और विशाखापट्टनम में कुदोराइट श्रेणी भी कहा जाता है। अरावली के क्षेत्र में ऊपरी अरावली, अरावली यहाँ पे है ना, अरावली के क्षेत्र में ऊपरी अरावली और निचली अरावली के श्रेणियों में दिल्ली और गुजरात चंपानेर क्षेत्र स्थित है। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई चट्टान है वो तो धारवाड़ की चट्टान है भाई। धारवाड़ की चट्टान आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में उपलब्ध लगभग सभी धातु इन्हीं चट्टानों की देन है। देश में जो उपलब्ध है सभी तरह के जो धातु है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही मिलती है। ये धातु चाहे वो सोना हो, तांबा हो, लोहा हो, मैग्नीज, जिंक, टंगस्टन, क्रोमियम, सारे धातु जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान में ही पाए जाते हैं। और इन चट्टानों के अलावा भी कुछ मिलते हैं, जैसे सीसा, अभ्रक, कोबाल्ट, प्यूराइट, इल्मेनाइट, ग्रेनाइट, ये सब भी इसमें मिलते हैं। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में और धारवाड़ की घाटी में जितने ये धातु हैं बृहद रूप में मिलते हैं। लोहा मुख्य रूप से आपका बिहार, लोहा जो है वो मुख्य रूप से आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अब आपका कुडप्पा चट्टान। कुडप्पा जो चट्टान है इसका जो है आप देखिए ये रायपुर वाला एरिया है, हैदराबाद में भी थोड़ा एरिया है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी एरिया पड़ता है आप इसका, और कर्नाटक में थोड़ी बहुत है, दिल्ली में थोड़ी बहुत, और राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे भी थोड़ी बहुत मिलती है। कुडप्पा क्रम के चट्टान, कुडप्पा जिला जो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है, इसके नाम पर ही इस चट्टान का नामकरण कर दिया गया। और कुडप्पा जिले में यह चट्टान अर्धचंद्राकार स्वरूप में है, एक विशाल क्षेत्र में पाई जाती है जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर होती है भाई। कुडप्पा क्रम के चट्टानों के निर्माण सामग्री में सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट, चूने के पत्थर का निर्माण भी होता है। ये चट्टानें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में स्थित हैं। इन चट्टानों में तांबा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, जॉस्पर, एस्बेस्टस और क्या डायमंड, चूने का पत्थर, बालू का पत्थर और सीसा आदि पाए जाते हैं। किसमें? कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक है, अब तो आज मैं आप लोग को ये 3 चट्टानें जिसमें मैंने आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान और कुडप्पा चट्टान को पढ़ाया हूँ। कल जो ये मैप का जो सीरीज चलेगा भारत मैप के नज़र से, और इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में आपका विंध्य चट्टान है, गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी और हिमालय की उत्पत्ति है। फिर आपका भारत के पर्वत और शिखर को देखेंगे। तो चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक का विषय है, आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसको अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।